डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो बच्चे क्लास सिक्स के अंदर नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले कि मैं पीवाईक्यू सीरीज के बारे में बात करूं, आपके पास आपकी रफ कॉपी और पेन दोनों आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ चीजों को चेक कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ियों से अपना पैर हटाना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास रफ कॉपी और पेन अभी तक नहीं आई है तो रफ कॉपी और पेन ला लीजिए वीडियो को पॉज करके, और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करिएगा। क्वेश्चंस स्क्रीन पे आपके सामने आएंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर फिल करना होता है और साइन करना होता है। यहाँ पे रोल नंबर, नाम और अपने सिग्नेचर कर देना होता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कितने क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के आएंगे यानी कि रीजनिंग के आएंगे, कितने क्वेश्चंस अरिथमेटिक के आएंगे यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो इंग्लिश से होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपका पेपर हिंदी में होगा, लैंग्वेज का पेपर। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं चीजों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करता हूँ। क्योंकि रीजनिंग, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सेम होने वाली है, केवल लैंग्वेजेस के पेपर में हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस होता है, बाकी क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास में चार पिक्चर्स दी हुई हैं, फिगर्स दिए हुए हैं, और तीन पिक्चर्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन एक पिक्चर ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर सबसे डिफरेंट पिक्चर कौन सी लग रही है। तो आप यहाँ पे इसके आंसर्स को इजीली बता सकते हो कि इसके अंदर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है वही इसमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ऐसा ट्राइंगल शेप में बन रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं बन रहा है, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस के बारे में, और यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे भी एक अप डाउन, यहाँ पे भी अप डाउन डाउन। देखिए एक तरफ में आप कह सकते हो कि राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट है, और यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे है, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे है, और यहाँ पे भी लेफ्ट राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक तरफ से लेफ्ट की तरफ में दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम इसमें भी देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आप देख पा रहे हो एरो एक तरफ है, लेकिन एक एक सीधा होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए, एक सीधा एक अपोजिट, ऐसे ऊपर नीचे में भी एक सीधा होना चाहिए और एक अपोजिट होना चाहिए। तो हमें ये पैटर्न को देखना है कि किसमें सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करना है और आंसर्स आपको इजिली बताना है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर थर्ड वाले में भी देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे, यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे और यहाँ भी ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट में डॉट दिए हुए हैं। तो यहाँ भी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए रोटेशन की प्रक्रिया देखिए आप, यहाँ पे ठीक अपोजिट है, यहाँ भी ठीक अपोजिट, यहाँ पे दोनों एक तरफ में है और एक तरफ में है, यानी कि यही डिफरेंट है, बाकी ये भी अपोजिट है। तो ये जो एक तरफ में दोनों ट्राइंगल की बात करें या फिर हम स्क्वायर बॉक्स की बात करें, दोनों ही एक तरफ में लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो इसमें सही आंसर होगा। अब ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फिफ्थ वाले में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल दिया बना हुआ है, और इसमें एक एरो दिया हुआ है, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है, वर्टाइसिस के थ्रू जाते हुए। यहाँ पे देखिए मिडिल्स बीच में दिया हुआ है, साइड्स के बीच में, और यहाँ पे बीच में। तो तीनों में तो सेम पैटर्न है, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसीलिए जो फिफ्थ का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके टेंथ तक के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं ये समझने लगते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ लिया, हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हमसे बन रहा है। देखिए आप यहीं पे गलती कर जाते हो। आपको लगातार 2 घंटे एटलीस्ट बैठ करके पेपर को सॉल्व करना है,
क्योंकि वहां पे जब आपको बैठने की हैबिट नहीं रहती ना, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं आपको क्या करने होते हैं, गोले को फिल भी करना होता है, उसमें भी टाइम जाता है। मैं तो यहाँ पे केवल आपको टिक करके बता रहा हूँ। आप तो अगर आपके पास में अगर एक ओएमआर सीट है ना, एक ओएमआर सीट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ओएमआर सीट नहीं होगी तो मैं उसको एक पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे तो। और वहां से आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके प्रैक्टिस करिएगा कि हाँ 2016 के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं वीडियोस के साथ में। तो डेफिनेटली आप जब फील करेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं यहां भी आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सिमिलर, जो कि प्रॉब्लम फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। उस प्रॉब्लम फिगर का हमें सिमिलर फाइंड आउट करना है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर में सिमिलर इसके जैसा कौन सा आपको दिख रहा है, तो एग्जैक्टली सेम हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये इसका सही आंसर हो। सेवंथ वाले क्वेश्चन में भी हमें सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से अगर हम एट्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी सिमिलरिटीज को अगर मैच करा जाएगा तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इस सिमिलरिटीज का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल इससे सिमिलर है क्योंकि 3 सर्कल्स और एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4 एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन fits in the missing parts in the problem figures in order to complete the pattern in the problem figure। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मिसिंग है और हमें मिसिंग्स में देखना है ऑब्जर्व करके उसके पैटर्न को कि कौन सा बिल्कुल सही पैटर्न है इसका। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लगातार जब वीडियोस को देखते हैं, अगर हमारी हैबिट नहीं रहती, क्योंकि हमारी आदत तो शॉर्ट्स देखने की है, हमारी आदत तो वो 30-30 सेकेंड की वीडियोस को देखने की है। और अगर अगर आपको सही में लंबे समय तक कोई काम की वीडियोस देखनी है, बोर नहीं होना है, तो आप उसके साथ लग जाओ, जैसा बोला जा रहा है वैसे उस पर विश्वास करके लग जाओ। देखिए डेफिनेटली आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ एनालिटिक्स, तो कोई बच्चे आधे आधा देखते हैं, आधे में चले जाते हैं। कोई बच्चे केवल रीजनिंग देखते हैं, मैथ्स नहीं देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं। अलग अलग बच्चों का अलग अलग है। अगर आप पूरा साथ में प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका सही जाएगा। तो हमें मिसिंग पार्ट्स इसके अंदर बताना है कि इसका कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे कि ये जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें देखिए यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे एक दिन दिया जाएगी और यहाँ पे ये इसको कंप्लीट करेंगे तो जा करके ये इसके जैसा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे हम इसके आंसर्स को बता सकते हैं। यानी कि इसका है ना ठीक अपोजिट यहाँ पे बनने वाला है। इस वाले पिक्चर का इस तरफ में ठीक इसका अपोजिट बनेगा तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अब इसमें अगर हम सही आंसर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं तो जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं और इसमें क्या होगा ना, पैटर्न जैसा ये बना हुआ है ना सेम ऐसा यहाँ पे आपको पैटर्न चाहिए। अगर इसके जैसा पैटर्न अगर नीचे मिलता है तो यकीन मानिए कि ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि यार पैटर्न कहाँ पे हमें मिल रहा है दोनों का राइट। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल अगर यहाँ पे रख देंगे तो इस फिगर का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। इसी तरीके से अगर हम 14th वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं
अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे भी एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका बिल्कुल एक सही आंसर होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा यार, देखिए यहाँ पे तो एक आपको ये बनाना ही पड़ेगा इसको पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ इस वाले पैटर्न को भी आपको कंप्लीट करना ही करना है, और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दिए, और देखिए इसके जैसा पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें फर्स्ट वाले ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और इसीलिए मैं ऑप्शंस नंबर्स को यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम फिगर्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क्स डला हुआ है, और उस क्वेश्चन मार्क्स में हमें देखना है कि जो फोर्थ वन फिगर है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उस सीरीज को फाइंड आउट करना है, और हमें जो उसका स्पेस है, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए उस सीरीज को हम कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। जब तक मैं पानी पीता हूँ तब तक आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा इस पैटर्न के बेसिस पे। फर्स्ट टू फिगर्स को देखना है, इसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट टू को बताना है। चलिए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आप बता पाते हो। देखिए हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पे लाइन ऐसे इस तरीके से लाइन बिल्कुल तिरछे बनी हुई है और यहाँ पे लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी कि इसके ठीक अपोजिट बन रही है लाइन, मतलब लाइन अगर तिरछी हो तो सीधी हो जाएगी, यहाँ पे लाइन तिरछी है यानी कि सीधी होगी, और ठीक इसके नीचे वाले बॉक्स में आ रही है तो इसके ऊपर वाले बॉक्स में होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर वाला बॉक्स फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला जो आंसर है क्या वो सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन तो बिल्कुल तिरछी बनी हुई है, हमें लाइन तो सीधी चाहिए अगर यहाँ पे है तो, यानी कि एक बॉक्स बना होना चाहिए और इस तरीके का बना होना चाहिए और इसके ठीक ऊपर सीधी लाइन हमें चाहिए। तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है वही इसका एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो दो चीजें दी हुई हैं ये बिल्कुल इसमें आ जा रही हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर शिफ्ट हो जा रहा है, रोटेट हो रहा है ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो रोटेशन की प्रक्रिया हो रही है, ये वाली चीज इधर आ जा रही है, ये वाली चीज इधर, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर, यानी कि रोटेट होकर के यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से अगर इसको हम रोटेट करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। रोटेट करने के बाद में देखिए रोटेट करने पे क्या बन रहा है, ये जो डिवाइड है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ओ है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड ऊपर चला जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस तरीके का सिमिलर फिगर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। तो जो थर्ड वाला आंसर है वो आपका सही आंसर है, वो आपका क्या है, एक तरीके से सही आंसर दिया हुआ है, और आप कह सकते हो कि इसका सही आंसर यही होगा। और यहाँ पे मैंने अपोजिट बना दिया है स्वास्तिक को, तो स्वास्तिक आपको सीधा बना लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कुछ इस तरीके से स्वास्तिक आपको बनाना है, हाँ, ताकि, और बाकी मैंने केवल रोटेशन को बताया है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लाइन थी, उसके बाद दो लाइनें हुई और एक जीरो आ गया, उसके बाद दो लाइनों के बाद ये तीन लाइनें हुई और दोनों में हो गया। इस तरीके से अगली बार में ये फोर लाइनें हो जाएगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक जीरो लगा होगा। तो 18th वाले में अगर आप देखें कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी हो जाएगा, ये ब्लैंक रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस तरफ से ही वो कवर होते हुए आ रहा है।
सो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है इसमें इसका ठीक यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये आ चुका है, उसके बाद ये इस कॉर्नर पे आ चुका है, उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे ये आ जाएगा। और सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे आने का मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 का ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। सेकंड का ये 20 का सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की प्रक्रिया आपको देखनी है, सीधे इसका अपोजिट बन रहा है। तो हमें भी क्या करना है, इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से है, ऐसे में अगर एल बना हुआ है तो ये एल ऐसे घूम जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये ऐसे में ऐसे में बना हुआ है तो हमें क्या करना है, ये ऐसे घूम जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। और देखिए ये अगर लाइन सीधी है ऐसी, अगर एक और पेन रख लेता हूँ, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे बना हुआ है ये वाले में, और एरो को आप एरो का ठीक अपोजिट समझिए, ऐसे बना हुआ है। और ये अगली बार में क्या हो जा रहा है ना, ये ऐसे बना हुआ तो अगली बार में ये ऐसे घूम जा रहा है, यानी कि मैं हाथों क्या कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो मुझे हाथों क्या करना, रोटेट करना है, तो ऐसे बनेगा। और एरो एरो अगर ऊपर से आ रही है तो ऐसे नीचे से जाएगी। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 वाले का, सेकंड वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ठीक अपोजिट साइड में अगर एरो इस तरीके से, तो इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से एरो है तो नीचे से जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है क्या, बिल्कुल वही ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 21 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन है, और 25 तक के क्वेश्चंस करने का मतलब समझ रहे हो आप, मोर देन कह सकते हैं कि आई थिंक 50 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, और 51 से फिर मैथमेटिक्स चालू हो जाती है। तो 25 कर लिए मतलब आधी रीजनिंग आपने खत्म कर ली। तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स फिगर्स फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क्स। फोर्थ वन, द एग्जिस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट 2 प्रॉब्लम फिगर्स। A similar relationship should exist between the third and the fourth problem figure. Select one them from answers and replace the question mark. देखिए ये जो आपको 21 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 21 वाले क्वेश्चन में है क्या कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का बिल्कुल ये अपोजिट हो जा रहा है। तो अगर ये चीज़ भी अगर आपको दी हुई है तो इसका क्या हो जाना चाहिए, ठीक अपोजिट हो जाना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके का, यानी कि ये ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा, और यहाँ पे ये लाइन आएगी। और इस तरीके का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिख रहा है, यानी कि ये जो ट्राइंगल ऐसे है ना, ऐसे घूम जा रहा है। ट्राइंगल का मुंह अगर इस तरीके से है तो ये घूम करके नीचे की तरफ में आ रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से है तो घूम करके अपोजिट ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो आप देखोगे कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यार, मैं अपनी तरफ से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करता हूँ, राइट। जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें अच्छी होती जाएंगी वैसे वैसे हम अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी चेंज करते जाएंगे। बस आपके सपोर्ट जितना मिलेगा उसके थ्रू हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ भी हमें प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, और इस प्रॉब्लम फिगर्स में हमें देखना ये है कि जो पहले हेक्सागोन ये बना हुआ है पिक्चर में ऐसा, ये हेक्सागोन के अंदर में सर्कल था, लेकिन जब इस वाले पिक्चर में देखा जाए तो हेक्सागोन के बाहर में सर्कल है। इसी तरीके से अगर हेक्सागोन अंदर है तो उसको बाहर कर देंगे हम, और सर्कल उसका अंदर हो जाएगा। सर्कल अंदर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको आंसर दिख रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो जो 23 वाले में आप देख पा रहे हो कि
यहाँ पे अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे चीज़ें रोटेट होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको रोटेट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये वाली पोजीशन इधर होगी, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल बाहर चला जा रहा है और जो स्क्वायर है ना वो अंदर आ जा रहा है। तो जो सर्कल जो बाहर बना हुआ है ना वो अंदर आ जाएगा और जो स्क्वायर है ना वो बाहर चला जाएगा। तो स्क्वायर बाहर, सर्कल अंदर, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको पैटर्न को नोटिस करना है और जब आप पैटर्न्स को अच्छी तरीके से नोटिस करोगे, यकीन मानो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लाइनों की संख्या है 2 और यहाँ पे ये लाइनें 2 होती जा रही हैं। ओके, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, और बिल्कुल ये करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही आपका एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, 1 2 3 एंड 4। यू हैव टू सेलेक्ट अल्टरनेट विच कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स गिवन द प्रॉब्लम फिगर। तो यहाँ पे 26 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हमें देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। 26 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं और क्या इसका अल्टरनेट हो सकता है इसके बारे में हमें बात करना है। देखिए 26 से लेकर के जो 30 तक के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें 26 वाले अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो आप देखिए ये पैटर्न कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। पैटर्न कंप्लीशन वाला जो होता है ना, मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत आसान लगता है वो क्वेश्चन। और मुझे आसान लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी वो चीज़ें आसान लगनी चाहिए। अब ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर, ये थर्ड के अंदर दिख रहा है। कंप्लीट करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आएगा और ये लाइन यहाँ पे कहाँ आएगी और ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब देखिए ये पैटर्न देख लीजिए कहाँ पे है, और ये पैटर्न पता है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ये भी फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। ये देखिए ये इसके जैसा पैटर्न है। इसी तरीके से अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और उसके बाद में ये सीधे ऐसे आ जाएगा। तो ये लाइन ऐसे बनती जा रही है, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं, और इसका अगर कंप्लीट करते हो स्क्वायर तो ये ट्राइंगल बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। 31 से लेकर के 35 तक के जो क्वेश्चन, हमें अल्टरनेट देखना है कि क्या इसका अल्टरनेट है। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, 1 2 3 एंड 4। सो गिवन यू हैव टू चूज द करेक्ट मिरर इमेज फॉर द प्रॉब्लम फिगर्स व्हेन द मिरर हेल्ड ऑन एक्स वाई। एक्स वाई पे जो हेल्ड है मिरर, उसका हमें प्रॉब्लम फिगर्स में आंसर्स फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम मिरर में देखें ना तो इसके ठीक इस इमेज को है ना आप ऐसे अपोजिट कर दीजिए। तो ये वाली पोजीशन तो वैसे रहेगी, यहाँ पे ये सर्कल रहेगा और ये ब्लैक वाला तो इधर रहेगा और ये बिना जो फिल नहीं है वो इधर रहेगा, ये वाला सर्कल। और ये सिचुएशन है ना वैसी ही रहने वाली है, ऐसी ही रहने वाली है। तो इस तरफ में देखिए, और किससे मिलता जुलता है, ये है सेकंड वाले ऑप्शन से मिलता हुआ। तो 31 का सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 30 में क्या दिया हुआ, 4 को अगर हम अपोजिट करते हैं तो ऐसा बनेगा, 3 को ऐसा बन जाएगा और 6 का ऐसा नहीं बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसके अंदर भी करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सेकंड ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो। 33 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी जो आपको ये जो चीज़ें दिख रही है वो नीचे की तरफ में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सीधा इससे मिरर ऐसा बनेगा और उसके बाद में ये जो दिख रहा है ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर ये जो दिख रहा है ना कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मोर एक्यूरेट आंसर है।
वाई। वाई में अगर देखो, वाई तो वैसे का वैसे रहेगा, एच वैसे का वैसे रहेगा और डब्ल्यू एच ए का ऐसे का ऐसे, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और 35th के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये बॉल बन गया और ये सर्कल यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिखेगा और बाकी इधर के दो दिखेंगे, यानी कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 36 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है कि उसका राइट आंसर क्या है। कंसिस्ट अ सेट ऑफ 3 फिगर्स। जब तक आप इसके डायरेक्शंस को पढ़िए, पेपर को फोल्ड करना, इसके एक आंसर्स को आगे कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इसके आंसर्स, पेपर फोल्ड करना और कट करना, बताना क्या होगा। देखिए, ये जो सर्कल है ना यहाँ पे बन रहा है, यानी कि पहली बात तो ये जो सर्कल है कुछ इस तरीके का यहाँ बनेगा, अगर यहाँ पे बनेगा तो यहाँ भी सर्कल बनेगा, और एक खोलेंगे तो यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो 4 सर्कल बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लाइंस की देखो तो लाइन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो सेकंड में जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है 36 का, सेकंड का जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है वही आपका इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 वाले क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात की क्या है कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ भी आपको वो देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं यहाँ और यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर खोलोगे, इधर खोलने के बाद फिर नीचे की तरफ में, यानी कि नीचे की तरफ में भी अगर करते हो तो यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ फिर यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ, ये तो, और ये स्क्वायर, ये जो बॉक्स है वो कंप्लीट यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कुछ इस तरीके की इमेज ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है और वही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ भी आपको दिखेंगी और फिर यहाँ भी आपको दो बिंदी दिखेंगी। और कहीं ना कहीं जब आप इसको खोलते हो तो ये जो डॉट्स हैं, पहली बात तो यहाँ अगर फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ भी आएगी डॉट्स, ये दोनों डॉट्स आ गए। फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ भी डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर डॉट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये डॉट्स देखने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ से खोला आपने तो यहाँ यहाँ भी आएगा, यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे भी करोगे तो ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 38 का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 39 में भी अगर आप देखते हो क्वेश्चंस को तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस हैं अगर इस तरफ से करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये जो साइड से कट हो रहे हैं ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। और यहाँ भी करोगे तो ये तो ऐसे होगा और सेम इसी तरीके से ये लाइन आ जाएगी कम्प्लीटली और यहाँ भी ऐसे एक दिखेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 41 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा हूँ मैं। 41 से लेके 45 तक के जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव फिगर्स दिए हुए हैं
और हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या है अगर इनको हम कंबाइन कर देंगे। पहले क्या कर रहे थे, पेपर को फोल्ड कर रहे थे, कट कर रहे थे और ओपन कर रहे थे, फिर देख रहे थे कि उसमें क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पिक्चर्स को कंबाइन कर देना। अगर कंबाइन करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो कैसी दिखेगी ये हमें बताना है। तो इस पिक्चर को अगर कंबाइन करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से लाइन बनती हुई दिखेगी और एक लाइन आपकी ऐसी बन जाएगी। और इन सबको अगर आप पैक करोगे तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो है वो फोर्थ वाले ऑप्शन को डेडिकेटेड है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम 42nd वाले ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं और इसको हम कंबाइन करते हैं सेट करते हुए, तो ये एग्जैक्टली सेकंड वाले ऑप्शन की तरह दिखेगा। आप देखिए इसमें ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे दिख रहा है और एक छोटा सा ट्राइंगल का पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 43rd वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 43rd वाले में भी अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, अगर हम कंबाइंड कर देते हैं कंप्लीट तो 43rd का तो फर्स्ट है। 44th का जो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहली बात ये कर्व बना हुआ है और यहाँ पे एक पेंसिल और इसके ऊपर ये, तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से 45 वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कंबाइन करने के बाद कंप्लीटली वैसा ही बनेगा। और 46 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन उन क्वेश्चंस में हमें जो एम्बेडेड फिगर दिया हुआ है, इस एम्बेडेड फिगर में जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है और फिर हमें देखना है कि इसका जो पार्ट है वो कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम फिगर्स में ही आपको एक सही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है वो इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इसी में ही देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी पैटर्न में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर ये वाले पैटर्न की बात करें कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है तो थर्ड वाले ऑप्शंस में आप देख लो, ये ऑप्शंस यहाँ पे छुपा हुआ है, ये थर्ड वाले ऑप्शन में। और 48 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 48 वाले में जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या उसमें छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल छुपा हुआ है। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस तरीके से करेक्ट है। और 49th में अगर आप देखते हो तो ये वाला पिक्चर यहाँ से यहाँ यहाँ ये फर्स्ट वाले के अंदर छुपा हुआ है। और 50 वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 50 वाला क्वेश्चन था। 51 से लेकर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है और एक एक करके हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा कि यहाँ पे 51 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज ₹240, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट विल बी। तो जो कॉस्ट प्राइस है 8 पैकेट्स का वो क्या होगा यदि 12 पैकेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो बिस्किट का वो 240 है, तो 8 पैकेट्स का क्या होगा। सबसे पहले तो एक पैकेट्स का हमें दाम देखना होगा, फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या होगा। 12 पैकेट का अगर जो दाम है वो 240 रुपये है, तो 240 रुपये है। तो देखिए यहाँ से 12 पैकेट की जो प्राइसिंग है वो 240 रुपये है और एक पैकेट की प्राइस कितनी हो जाएगी, एक पैकेट की प्राइस हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से 2 बार में 20 आ जाएगा आंसर इसका। एक पैकेट की प्राइस 20 रुपीज़ है, तो हमें 8 पैकेट की प्राइस फाइंड आउट करना है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि 160 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। एक पैकेट्स का हम अगर हम प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ईजिली चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम examination. Anil got 4 marks than Ram in the same examination. If all three of them got 128 marks together, so Ram's marks would be. तो राम के मार्क्स क्या होंगे, हमें नहीं पता कि श्याम के मार्क्स कितने हैं। तो श्याम के मार्क्स को हम मान लेते हैं x, श्याम है हमारा। और राम के मार्क्स मोर देन, राम के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं,
वो श्याम के मार्क्स से 8 मार्क्स ज़्यादा है। ये हमने लिख लिया। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, और अनिल को जो मार्क्स मिले हैं वो राम से 4 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, यानी कि x प्लस 8 प्लस 4, x प्लस 8 प्लस 4 यहाँ इसको कर देंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 12 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों का जो टोटल है, इसका, श्याम का, राम का और अनिल का, तीनों का टोटल हमारा कितना है 128। तो हमें राम के मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 8 और x है सबसे पहले हमारे पास में, और उसके बाद x प्लस 8 है, फिर x प्लस 12 है, और इन सबका जो टोटल है हमारे पास में वो कितना दिया हुआ है, इन सबका जो टोटल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 128 है, और हमें राम का मार्क्स फाइंड आउट करना है, और राम के x प्लस 8 मार्क्स हैं। राम के मार्क्स कितने हैं x प्लस 8, तो x और x ये हो जाएगा 3x, 12 और 8 ये हो जाएंगे 20, और इक्वल टू 128। सो 3x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 128 में से इस 20 को माइनस कर दो, चूंकि इक्वल टू के इस तरफ है, प्लस का 20 है, जब दूसरी तरफ में जाएगा वो तो माइनस का 20 हो जाएगा। सो 128 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 20 माइनस करेंगे तो 108 होगा, 108 होगा, 108। 3x इक्वल टू, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 36 हो जाएगी। x इक्वल टू 36, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें राम की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो 36 में 8 को प्लस कर देंगे। जब हम 36 में 8 को प्लस करेंगे तो राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 में 8 को प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो राम के जो मार्क्स हैं वो 44 है, तो 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। राम का पूछा है, श्याम का पूछता तो आपको पता है कि श्याम का अगर पूछता तो हम 36 बता देते, अनिल का पूछता तो 36 में 12 को 8 कर देते। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करके बताना है कि इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर। स्टडी द बार चार्ट गिवन बिलो which shows Syam marks examination different subjects the percentage of Syam marks in a science। साइंस में क्या परसेंटेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो साइंस के मार्क्स आप देख पा रहे हो 80 हैं, 80 हैं, और 80 है, और 100 में से 80 आए हैं, मतलब 80% इसका आंसर होगा। तो श्याम के जो मार्क्स हैं वो 80 हैं, इंडिकेट क्लियरली आपको दिख रहा है, साइंस के मार्क्स आपको देख करके डायरेक्टली बताना है। फॉलोइंग ग्राफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ, तो लास्ट 4 मंथ में वो कितना बेच रहा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 मंथ, 4 मंथ में कितने बेचे हैं। और एक जो यहाँ पे शॉप बता रहा है ना, वो 112 शूज का बता रहा है, एक जो इमेज बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 112, 11 मल्टीप्लाइड बाय 112 करेंगे, 11 टू जा 22, 22 का 2 कैरी 2, 11 और 12 13, 13 का 3 कैरी 1, 11 वन जे 11 और 1 12, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 2 कैसे होगा, 112 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 करेंगे तो 1 2 3 2 ही तो आएगा, 1 2 3 2 ही तो आएगा, 1 2 3 2 ही तो आएगा। अच्छा अलग अलग करें तो क्या होगा, 112 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 112 में, अच्छा इसका तो 112 हो जाएगा, 112 में 3 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 336, और एक और करेंगे तो 336 हो जाएगा। 112 भी क्यों दिया हुआ सितंबर में, 224 नहीं, सही है, 1 2 3 2 इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है ये हमें बताना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो दिया हुआ है 7 1
30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 7130 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरीके से 56 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और ये 24 हो गया। अब यहाँ पे इन सब का प्लस कर देते हैं कि इसका प्लस करने पे आंसर क्या हुआ। देखिए 12 और 6 18, और 18 और 18 36, 36 और 24, 36 और 24 40, और 50 60, 60 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वही इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चंस में एचसीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 128 का हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 288 में। तो सबसे पहले तो ये 1 बार में जाएगा और ये 128 वैसे का वैसे ही होगा। तो 0 से ये 0 आपका आ जाएगा, और 8 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 में 2 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1, ये एक सेकंड गलत हो गया, 2 बार में जाएगा। 128 को अगर हम 180 चलो 160 से डिवाइड कर देता हूँ, सबसे सिंपल रहेगा। 128 को हम डिवाइड कर देते हैं 160 से, इससे जस्ट बड़े वाले नंबर से। तो ये 1 बार में जाएगा, अब 128 होगा, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ बच गया आपके पास में 5, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 32 हो गया। अब 32 का डिवाइड हम कर देंगे 128 में, तो ये आपका 4 बार में 12 ये हो जाएगा 120, 32 से डिवाइड हो गया। तो 32 से हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या 32 से 288 भी डिवाइड है क्या। 32 से देखिए यहाँ पे तो ये कितनी बार में जाएगा ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा। 9 बार में चेकआउट कर लेते हैं। 9 2 18 कैरी 1, और फिर 9 3 27 और ये 28, यानी कि 32 इसका जो हैगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ हमने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया है, आप चाहें तो फैक्टराइज मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 128 का फैक्टर फाइंड आउट कर लो, 288 का फैक्टर फाइंड आउट कर लो, और 160 का फैक्टर फाइंड आउट कर लो, और इन फैक्टर्स में देख लो कि सबसे कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, और यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 128 का अगर आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 7 बार ये आएगा, 1 2 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके, ये 2 आ गया इतनी बार। और 288 का करेंगे तो यहाँ पे 5 बार 2 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद से 3 इंटू 3। इसी तरीके से 160 का करते हैं अगर, तो ये 5 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 2 2 2, एक बार तो 2 आ गया, फिर ये 2 2 बार 2 आ गया, फिर ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। 5 बार तो कॉमन आ ही रहा है यहाँ पे। तो 5 बार का अगर हम करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 32। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 32। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात कर लेते हैं। करते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 117 सो देयर एलसीएम विल बी। तो उनका एलसीएम क्या होगा अगर दो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 117 है। तो 117 है, यानी कि कोप्राइम हमारे क्या हो सकते हैं 117 का अगर हम फैक्टर आउट फाइंड आउट करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 13 हो सकता है। तो 13 और 3 3 9, 3 इंटू 9, 9 इंटू 13 कर देते हैं तो 117। और हाँ, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा इसका एलसीएम होगा 117 ही होगा। सो 117 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोप्राइम नंबर में क्या जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, और ऐसे पेयर जो खुद से डिवाइड होते हैं वो ऐसे पेयर जो खुद से डिवाइड होते हैं और दो पेयर हो तो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे रेस के बारे में बात की गई है कि जो इन अ रेस 1 किलोमीटर ए डिफीट्स बी बाय 36 मीटर और 18 सेकेंड में 36 मीटर। सो अगर हम
1000 मीटर का फाइंड आउट करके देखते हैं कि कितने में वो ए कंप्लीट कर रहा है रेस, कंप्लीट द फुल रेस। देखिए एक चीज़ हमें बहुत ही क्लियर कट पता है कि बी है ना, जो बी है वो 18 सेकेंड में कितने किलोमीटर कितने मीटर जा रहा है, वो जा रहा है 36 मीटर, 36 मीटर जा रहा है 18 सेकेंड्स में। तो एक सेकेंड में वो कितना जा रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 18, 2 मीटर। एक सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, एक सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड्स। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। सो अगर यहाँ पे हमें 1000 करना है 1000 मीटर, तो यहाँ पे सेकेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 करने के लिए मुझे यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 500 सेकेंड हो जाएगा। 500 सेकेंड, 500 सेकेंड हो गया। और 500 सेकेंड में से वो 18 सेकेंड तो ऑलरेडी उसमें से कवर कर चुका है, तो 500 सेकेंड वो कवर करेगा, 500 सेकेंड्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें से 18 को माइनस कर देंगे तो 482 सेकेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आई है तो आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि बी किसी रेस को 36 मीटर में, बी जो है, बी जो है 36 मीटर 18 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। ये तो चीज़ क्लियर है। तो बी को अगर 1000 मीटर की रेस अगर कवर करनी होगी तो 18/36, 18/36, तो ये आपका कितना जाएगा, ये आ जाएगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड आ गया। 500 सेकेंड उसको कवर करना, और ए ने 500 में से 18 कवर कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 482। तो जो फोर्थ वाला आंसर है वही इसमें करेक्ट आंसर है। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इनका। देखिए जीरो अगर दिया हो ना कहीं भी, और जीरो में कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। इसमें बिना मल्टीप्लाई करे ही आंसर हम बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 वाले के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी द गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखिए ये हमें दिया हुआ है और ये हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है कि ये दोनों अगर दिया हुआ है तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हुआ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये 6 है तो इधर वाला भी 6 होगा। तो ए सी आपको पता है 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी आपको पता है 6, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 36। 100 में से 36 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 36 को अगर हम माइनस कर देते हैं 100 में से तो 64 होगा, और 64 किसका है, 8 का है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब 8 का स्क्वायर और 6 का 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए इसका आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, देखिए पॉइंट का गेम है पूरा का पूरा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3325, अब हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट से ठीक पहले, तो 332.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से 63rd वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका हमें डिवाइड दिया हुआ है 1471, और यहाँ पे 3 डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 1.471 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें पॉइंट देखना है कि कितने डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगाना है, तो पीछे से हम काउंटिंग करते हैं हमेशा। 26.2% इज इक्वल टू, ये किसके कितने परसेंट के इक्वल है अगर हम इसके बात करें तो 26.2/100, और कर देते हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा, 2 डिजिट्स के पहले ठीक और पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2
262 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो 0.262 ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम 65th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। एक सेलफोन है जिसको खरीदा गया 500 रुपये में और उसको बेचा गया इतने रुपये में, तो 1650 रुपये में उसने बेचा और ख़रीदा था 1500 रुपये में, तो उसको फ़ायदा हुआ है 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो 150 का प्रॉफिट हुआ है उसको, 150 का उसको प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये हम 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 15 से 10 बार में 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसको नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल के आ जाता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना था, प्रॉफिट हमारा था 150, किस पे था, 1500 रुपये पे था, इंटू 100। ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 10 बार में कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विच 17,500 बिकम दिस। देखिए सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है 19250, कितने से, 17,500 रुपये से। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आ जाएगा 0.5। और अगर हम इसको माइनस करते हैं उन 19,250 को, 19,250 को अगर हम माइनस करते हैं, 19,250 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा यस 1750। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है 1750, तो यहाँ पर रख देंगे 1750 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा पता है क्या है 17500। रेट हमें नहीं पता तो रेट हमें फाइंड आउट करना है, आपको ही पता है। टाइम आपको पता है 2 साल का दिया हुआ है अपॉन 100। तो ये देखिए 0 से तो ये 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया ना। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 175 है तो अगर इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं नीचे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं इस 2 से तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि रेट हमारा क्या आ गया 5%। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट नहीं, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रेट हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रेट यहाँ पे फाइंड आउट करने जाते हैं, अगर हम रेट फाइंड आउट करने यहाँ पे जाते हैं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका 5%। 5% क्यों होगा, 5% आपका रेट आ जाएगा यहाँ पे। ये 5% कैसे आ रहा है वो हमने कैलकुलेशन करी थी, तो आपको पता है कि देखिए 1750, हाँ ओके, और इंटू 100 अगर रेट आप निकालते हो तो 1750 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 10 बार में कैंसिल आउट हुआ था और 2 से ये 5 बार में, तो रेट हमारा 5% आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो 4 थे वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करना 3, 6, 9, 13। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो रहा है, पहले में 1 प्लस हो रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इसके बाद 5 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे तो 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मिसिंग नंबर्स हैं सीरीज में, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके की सीरीज आ रही है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखिए 4 डिजिट का डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स 0 लग जाएगा, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 1, 2, 3 एंड 4, इसको माइनस कर देंगे हम। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 0, 0, 0 और ये 9,001, राइट। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 9,001 यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 56 और 54 जो दिया हुआ है, 56 और 84 के लिए बोथ आर नंबर आर प्राइम्स, नहीं है प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो बोथ नंबर्स आर कोप्राइम भी नहीं है। क्या ये 14 के मल्टीपल्स हैं, एग्जैक्टली यस, ओड नंबर तो है नहीं, तो ये 14 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 14 की टेबल में 84 भी आता है
और 56 भी आता है, इसीलिए ये नंबर 14 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात कर लेते हैं कि राम ने क्या किया, कुछ खर्च किए हैं, बॉट अ बुक एंड सम मेडिसिन्स। तो और एक 500 रुपये का नोट दिया उसने, कितने खर्च करे हैं, देखिए बुक्स पे उसने खर्च कर दिए 178.50 और मेडिसिन्स पे उसने खर्च कर दिए 248.25। ओके, तो इन सबको प्लस कर देते हैं हम। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे 178 और 248 के लिए, सॉरी 248 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 426.75, 426.75। और उसने 500 रुपये का नोट दिया है, तो 500 में से हम माइनस कर देंगे 426.75 को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं 10 में से 6 जाएंगे तो 3, नहीं सॉरी 9 में से 3 जाएंगे तो ये 7, 73.25, 73.25, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं। डायमेंशंस दिया हुआ है हॉल का 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड हाउ मेनी स्क्वायर सेट ऑफ टाइल्स विथ 4 साइड्स। तो सबसे पहले तो जो डायमेंशन है और उसमें जो 4x4 की अगर टाइल्स लगेगी तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये डायमेंशन हो गया। इसमें टाइल्स को हम डिवाइड कर देंगे 4x4 की, तो ये देखिए 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है। हमें सबसे पहले डायमेंशन निकालते हैं और टाइल्स कितनी लगेगी उसके लिए हम टाइल्स का डायमेंशन निकाल करके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 15 टाइल्स की जरूरत होने वाली है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 72 के बारे में, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसके अंदर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम को हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस कंप्लीट डायग्राम्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं ए बी सी और पी, इसको मैं मिला देता हूं तो ये एक आपका क्या बन गया, ये आपका एक बन चुका है कंप्लीटली रेक्टेंगल। और यहाँ पे क्या बन चुका है, ये बन चुका आपका स्क्वायर। यहाँ पे बन चुका है एक और आपका रेक्टेंगल, यहाँ भी आपका बन चुका है एक रेक्टेंगल। तो ये देखिए एक 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है ये 5th नंबर पे। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले अगर इन सारी चीज़ों के फाइंड आउट करना है, हमें अगर कंप्लीटली इसके फाइंड आउट करना है एरिया, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको पता है कि पहले वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें कि 12 एक तरफ में साइड दी हुई थी और 6, तो 12 इंटू 6 कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले की जो साइड आ गई वो हमारी आ गई है प्लस। इसके अलावा 12 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे 8 को, क्योंकि जो 8 है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो साइड दी थी उसको हमें माइनस करना, तो स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो 4/4 का वो हो जाएगा इंटू 6, क्योंकि 6 उसकी साइड है तो 6 साइड हो गई उसकी प्लस। फिर उसके बाद से हम 20 में से माइनस कर देंगे 12 को और फिर मल्टीप्लाइड कर देंगे ये 10 प्लस 2, 10 प्लस 12 माइनस 8, ये 12 माइनस 8 ये हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये भी हो गया 20 माइनस 12, ये -8 हो गया। और प्लस फिर हम कर देंगे 6 और फिर मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया हमारा 16 माइनस 6, फिर लास्ट में हम कर देंगे 2 इंटू 16। तो इस तरीके से पूरा जो डायग्राम दिया हुआ था, पहला वाला पार्ट ये हो गया, दूसरा वाला पार्ट ये हो गया, तीसरा वाला पार्ट हमारा ये हो गया, ये चौथा वाला पार्ट हो गया और इसके साथ ही ये हमारा पांचवा वाला पार्ट हो गया। तो ये पूरे पार्ट का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। इनको अगर प्लस कर देंगे तो कंप्लीटली हमारे पास एरिया निकल करके आ जाएगा। तो एक एरिया आएगा 72 और 72 प्लस इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 हो जाएगा, और फिर प्लस 60 और प्लस 32 इन सबको प्लस कर देंगे तो
mm² हो जाएगा। तो मैंने सबका एरिया निकाल लिया, इसका 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 और इसका। देखिए अगर हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है तो 12 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो इसकी साइड हमें मिल जाएगी, तो ये आपको मिल गई 24। ओके, और फिर ये पूरा जो हमारा था 16 में से इसको हम माइनस कर देंगे 20 में से, तो हमें आया उसका 20 माइनस 12 कर दिया हमने, तो ये वाली साइड हमें पता चल चुकी है। तो इस तरीके से पूरा हमने निकाला, तो हमारा क्या आया आंसर, हमारा आया 300 mm²। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि 73 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो दिल्ली छोड़ती है 7:40 पे इवनिंग एंड रीच मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो कब पहुंच रही है, वो पहुंच रही है 11:10 पे। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी। देखिए सबसे पहले तो 7:40 से लेकर के आपको 10:40 तक का पूरा समय फाइंड आउट करना है कि कितना हो गया। देखिए इवनिंग में 7 बजे अगर ट्रेन चली है तो मॉर्निंग में अगर हम 7 बजे की बात करें तो वो हो गया आपका कंप्लीटली 12 घंटे, और 7 के बाद 8 9 10 3 घंटे है वो, तो 12 और 3 15 आवर्स तो ये हो गए आपके कंप्लीटली, 15 आवर्स तो ये हो गए। लेकिन यहाँ पर 10:40 का हमने समय निकाला है, तो 11 कब होंगे जब इसमें 20 और प्लस करेंगे 50 मिनट्स और, यानी कि 15 मिनट्स 15 आवर्स और ये 50 मिनट्स हो जाएंगे, 15 आवर्स 50 मिनट्स। अगर हम इस 15 आवर्स 50 मिनट्स को देखें तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सॉरी, ये आपका 10 मिनट्स है और ये आपका 20 मिनट्स होगा ना, 20, तो ये 30 मिनट हो जाएगा। देखिए सिंपल समझिए, सुबह 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है 7:40 पे, तो मॉर्निंग में अगर हम 7:40 की बात करते हैं तो ये तो हो गए आपके 12 घंटे, और यहाँ पे अगर हम 10:40 तक की बात कर देते हैं तो ये हो गए और 3 घंटे, 15 घंटे हो गए टोटल, 15 आवर्स हो गया। लेकिन हमें 11:10 तक पहुंचना है, तो 10:40 में अगर हम 20 प्लस कर देते हैं तो 11 बज जाएंगे, 11 घंटे हो जाएंगे, 11 बज जाएंगे, और इसमें प्लस 11:10 चाहिए, 10 और प्लस कर देंगे तो 30 मिनट्स ही हो जाएगा, यानी कि 15 आवर्स 30 मिनट्स। तो 15 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 12 लोग कहें या फिर 15 औरतें मिलकर के किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 जो आदमी हैं वो बराबर हैं 15 औरतों के। तो हाउ मेनी डेज विल 7 men एंड 10 women टेक फिनिश द सेम वर्क। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि 10 औरतें और 7 लोग मिल करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस पूरे जो चीज़ें हैं इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि पूरे ही चीज़ों को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मैन में, पूरे ही मेल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 12 men इज इक्वल टू 15 फीमेल्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 मेल्स इक्वल टू 5 वुमेन, 4 मेल्स इक्वल टू 5 वुमेन्स में ये कह सकता हूँ। और बहुत सिंपल सी बात है कि 4 3 12 होगा तो 5 3 भी 15 होगा। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी, या मैं ये कहूँ कि 12 मेल 15 फीमेल के बराबर हैं, या फिर 4 मेल 5 फीमेल के बराबर हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आप समझ सकते हो। और यहाँ पे 10 वुमेन दिया हुआ है, यानी कि 10 वुमेन किसके बराबर होंगे, फिर ये होंगी 8 men के। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 men ये है ऑलरेडी, और इस 10 वुमेन की जगह पे मैं रख सकता हूँ 8 8 men। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 15 men, यानी कि 7 men और 10 वुमेन मिल करके 15 men के बराबर हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 12 men 10 दिन में काम को करते हैं, तो 15 men कितने दिन में करेंगे, तो 10/12 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और अगर हम इसको करते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/2, यानी कि ये होगा आपका, ये गलत हो गया, एक सेकेंड,
सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि 10 फीमेल्स 8 मेल्स के बराबर है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 12 मेल्स जो है, 12 मेल्स 12 मेल्स किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 मेल्स किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है। या फिर 15 वुमेन, तो एक मेल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? एक मैन जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 12 × 10। तो उस वो काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? एक आदमी अगर अकेला करता है तो 120 डेज लग जाएंगे। 120 डेज लग जाएंगे, एक मैन करेगा। तो यहाँ पे 7 मैन तो ऑलरेडी है, और ये 10 मैन कितनी हो जाएंगी? तो 120/7 + 8। अच्छा, अब ये 8 कैसे आ रहा, समझिए इस चीज को। अगर 12 15 के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। तो 10 वुमेन किसके बराबर होंगी? यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ भी 8 के बराबर होंगी, यानी कि 10 वुमेन 8 के बराबर होंगी। तो 7 + 8 15 हो गया। तो 120/15, यानी कि 8 डेज में काम कंप्लीट होगा। तो 8 डेज इज द राइट आंसर। ज़्यादा लोग अगर लगेंगे तो कम दिनों में काम कंप्लीट होगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर देखिए ये बहुत सिंपल होता है। स्क्वायर रूट को निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाना होता है, और स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ना होता है। तो 8 8 × 64 होता है। सो 7 7 49 होता है। 6 6 36 होता है। तो 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 6 36 होगा। और यहाँ पे 6 को कर देंगे, 12 हो जाएगा। और ये 4 हो गया, और 4 9 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितनी बार में जा रहा है, ये 4 बार में जाएगा। और 124 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 496 हो जाएगा। तो 64 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका इंग्लिश का। क्यों इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? क्योंकि 75 तक के क्वेश्चन हो गए। यहाँ से अब हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि आप उसके आंसर्स को ईजिली दे पाओ, उसके आंसर्स को आप ऑलरेडी समझ पाओ। देखिए, सबसे पहले तो पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पिंकू वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और ही हैड अ बैग मैंगोज। उसके पास आम का जो बैग है वो पड़ा हुआ है। आफ्टर सम टाइम्स ही फेल्ट ट्राइड, ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, soon fell asleep. After a while, he felt that someone was trying to snatch the bag. उसको ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसा है जो उसके बैग को खींच रहा है, कि बैग ऑफ मैंगो, जो कि मैंगो पूरा था उसके अंदर। He woke up and caught the portions. It was a witch who tries to frighten Pinku and run away. वो एक विच था जो कि पिंकू को डरा रहा था, बट पिंकू वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। वो स्ट्रॉन्ग और ब्रीव थी। ही चेज द विच, उसने उसको चेज किया। कॉट, और उसको पकड़ा। द विच रिमूव द मास्क, उसने उस मास्क को हटाया। शी टोल्ड पीकू दैट शी वाज अ पुअर एंड ओल्ड विडो, उसने बताया कि वो एक पुअर और ओल्ड विडो है। शी हैड नोबडी to look after her, therefore she used to live in the forest. She used to wear mask to frighten people and take away their belongings. People took pity ऑन हर एंड गेव द बैग्स ऑफ मैंगो। उसको उस पर दया आ गई और उसने अपना दे दिया पूरा, जो भी आम का उसका बैग था उसके पास में, वो सारा उसने दे दिया। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड है ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाई डिड पीकू टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। उसने क्यों शेल्टर लिया पेड़ के नीचे? रीजन ये था कि वो थक गई थी। ही वॉज टायर्ड। और इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जिसमें लिखा हुआ है कि द विच वॉज ट्राइंग टू टेक द बैग ऑफ मैंगो। वो जो मैंगो का बैग था वो लेना चाहती थी उससे। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि पीकू वॉज अ करेजियस बॉय। वो एक पिंकू जो था वो एक करेजियस, पीकू पीकू मैं बोल रहा हूँ, कहीं पिंकू ना हो। ओके, पीकू हो या पिंकू हो, आप समझना उस चीज को। पीकू मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो करोजियस बॉय था, साहसी लड़का था। पता नहीं लड़का था कि लड़की, मुझे तो याद भी नहीं है। विच वॉज विडो वुमेन थी वो, अ पुअर एंड ओल्ड विडो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ब्रेव का अपोजिट क्या होगा। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो आप कह सकते हो
कि डरपोक होता है जिसको हम कोवर्ट कहते हैं, तो कोवर्ट जो है वो डरपोक होता है इसका मतलब। आगे चलते हैं और अगले पैसेज के बारे में हम बात करते हैं, और ये पैसेज बिल्कुल ग्राहम बेल के ऊपर है कि बॉर्न स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। एडिनब्रो ये लिखा हुआ कोई सी जगह है, पता नहीं कौन सी है। ही वॉज अ टीचर एंड was dedicated to noble cause, teaching us deaf and dumb. Due to serve illness, Bell was sent to Canada in 1870. 1870 में उन्हें कनाडा भेज दिया गया था। Thereafter he shifted to USA. उसके बाद USA शिफ्ट हो गए। He continued his work by opening a school for deaf and dumb. उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया, स्कूल ओपन किया डीफ और डम बच्चों के लिए। बेल वॉज फॉन्ड ऑफ साइंटिस्ट इन्वेंशन, वो साइंटिस्ट जो इन्वेंशन थे उससे वो बिल्कुल फॉन्ड थे। ही वॉज ऑलवेज इंगेज्ड इन मेकिंग सम मशीन्स इन स्फेयर टाइम्स, वो स्फेयर टाइम में कुछ मशीन्स और ये सारी चीज़ें बना रहे थे, मेक कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द बीइंग ऑन आर आर्टिस्ट, ही वॉज काइंड एंड ह्यूमन बींग, वो बहुत ही काइंड और ह्यूमन बींग थे आर्टिस्ट के अलावा। ही डाइड इन 1922 इन कनाडा, कनाडा में उनकी मृत्यु हुई। The entire Northern America paid him for tribute, the hanging up there the telephones during the funeral. उन्होंने जो पूरा अमेरिका था उनको ट्रिब्यूट दिया टेलीफोन को टांग करके उनके फ्यूनरल में। सो वेयर वॉज बेल बॉर्न, कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था कनाडा में, सॉरी स्कॉटलैंड में। और इसी तरीके से वो कनाडा में बाद में जाके शिफ्ट हो गए थे। बेल वॉज सेंट टू कनाडा बिकॉज, क्यों वहाँ पे कनाडा वो गए, बिकॉज ही वॉज सर्वली इल, ज़्यादातर बीमार रहते थे। बेल वॉज फॉन्ड ऑफ किससे, साइंटिफिक जो इन्वेंशन थी उससे बहुत ही उनको एक तरीके से लगाव था, और इसी वजह से वो वहाँ साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए वहाँ पे गए। साइंटिफिक इन्वेंशन उन्होंने किए बहुत सारी। बेल शिफ्टेड टू, कहाँ वो शिफ्ट हो गए, वो यूएसए में शिफ्ट हुए थे। 84 का जो सेकंड वाला आंसर है वो करेक्ट है। कनाडा में वो अपने इलाज के लिए गए थे। हाँ ऐसे ही था पैसे में। बेल यूज टू टीच द, वो बिल्कुल यूज टू थे टीच डम लोगों को सिखाते थे वो। और आगे बढ़ते हैं, एक और पैसेज है यहाँ पे, और ये पैसेज में लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज टॉट thought to bring had a luck. Akbar had the main reputations, wanted to see him. अकबर उसे देखना चाहता, उसकी रेपुटेशन को देख करके। he was brought to अकबर, वो he was brought to अकबर, अकबर के पास लाया गया। emperor took a look him and asked him to brought back in the evening. That day Akbar was very busy, and the evening and even forget to eat, और उस दिन अकबर बहुत बिजी था, इवन खाना खाना भी भूल गया था। बाय द इवनिंग ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। ही वॉज इन्फॉर्म द दैट हिज सन प्रिंस सलीम हैड फॉलन इल, उसका जो सन था प्रिंस सलीम वो कि बीमार था। इट वॉज इट वॉज द मैन फॉल्ट, अकबर डिसाइडेड द कॉल्ड हिज courtiers and told them that he wanted to hang that man. All of them agreed immediately. सब उस पे तैयार हो गए। But Birbal said, Euphrates was first face. The man saw today. He has to die because of it. Akbar realized his mistakes and rewarded Birbal to his wisdom. और इसके अलावा जो बिरबल था उसको उसके बुद्धिमत्ता के लिए उसको रियलाइज हुआ उसके मिस्टेक्स। और इस देखिए ये जो कहानी है ना कि वो इवनिंग तक थक गया था, वो इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म दैट ही सन प्रिंस हैड फॉलन इल, वो बीमार था। इट वाज द मैन फॉल्ट, वो उस आदमी की गलती थी। अकबर ने डिसाइड किया, ही कॉल्ड द कोर्टिस, अपने दरबारियों को बोला, एंड टोल्ड देम ही वांटेड टू हैंग आउट दैट मैन, वो आदमी को मतलब टांग दो। ऑल ऑफ द एग्री इमिडिएटली, सब लोग उस पर एग्री हो गए, लेकिन बिरबल ने कहा यू फेस वॉज द फर्स्ट फेस, योर फेस वॉज द फर्स्ट फेस द मैन सो, आपका पहला चेहरा था जिसने उस आदमी ने देखा। टुडे ही वॉज हैड डाइड, इसलिए वो एंड ही वॉज हैज टू डाई बिकॉज ऑफ इट, इस वजह से वो मरा। अकबर रियलाइज द मिस्टेक्स एंड रिवॉर्डेड बिरबल फॉर हिज विजडम, उसकी विजडम के लिए उसको इनाम दिया गया। वाई हैड अकबर नॉट ईटन हिज फूड, वो इसलिए वो नहीं खाना खाया क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी था। और आगे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि हु वॉज नॉट वेल ऑन दैट डे, कौन उस दिन सही नहीं था, तो आप कह सकते हो कि उस दिन प्रिंस सलीम जो थे वो सही नहीं थे। इसी वजह से लिखा हुआ है कि
वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द पुअर मैन, क्यों अकबर ने डिसाइड किया उस पुअर इंसान को मारने के लिए, उस गरीब इंसान को मारने के लिए? बिकॉज द किंग हैड अ वेरी बैड डे, क्योंकि जो किंग था उसका बुरा दिन था, इसलिए उसने उसको डिसाइड किया। बिरबल वॉज रिवॉर्डेड बिकॉज, क्यों उसको रिवॉर्ड किया गया बिरबल को? बिकॉज ही मेड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने राजा की गलतियों को रियलाइज करवाया, उसकी गलतियों को। इसके अलावा क्वेश्चन है कि द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरगेट, फॉरगेट का अपोजिट क्या होता है? फॉरगेट का मतलब भूल जाना, और रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और एक और पैसेज यहाँ पे देखा, वो लिखा हुआ है कि द ओल्ड वुमेन लिव्ड द विलेज इन हर यंगेस्ट सन, एक जो बूढ़ी औरत है वो एक गांव में अपने लड़के के साथ रहती थी। एल्डेस्ट सन वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। ही लिव्ड विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन फॉर अवे द सिटी, ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द फॉर अवे इन द सिटी, वो अपने कह सकते हो कि जो एल्डेस्ट सन था वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ दूर शहर में रहता था। हर सेकेंड सन हैड लेफ्ट द होम ईयर, को बहुत साल पहले ही उसने घर छोड़ दिया था। ही वॉज अ मर्चेंट ट्रेवल्स ओवर द वर्ल्ड, वो मर्चेंट ट्रेवल था वर्ल्ड में। द अर्लियर फेस्टिवल वॉज अप्रोचिंग फास्ट, द वर्ल्ड वुमेन वॉज सेंडिंग आवर गिफ्ट टू एवरी वन, सबको उसने गिफ्ट भेजा। द स्टोर रूम वॉज पैक टू सिल्क ऑफ फैब्रिक्स, बाउल्स फुल ऑफ स्वीट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड द टॉयज, वहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टॉय, ये बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास। गिफ्ट भेज रहे थे, गिफ्ट टू एवरी वन। और when he had sent a gift to everyone, she asked her son what gift he would like to have. उसने कहा, he replied, उसने कहा कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है? He replied that he didn't want to any gift, he just wanted to live with her. उसने कहा कि मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है और ना ही मैं कोई गिफ्ट चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। द एल्डेस्ट सन वॉज, वो क्या था? वो एक गवर्नमेंट जॉब में था। इसी तरीके से यंगेस्ट, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाई डिड द वुमेन्स सेकंड सन ट्रेवल, क्यों ट्रेवल करता था? क्योंकि वो एक मर्चेंट था। वो एक क्या था? एक तरीके से मर्चेंट था, इसलिए वो अलग अलग जगह पे घूमता रहता था। वॉट वॉज नॉट इन द स्टोर रूम, क्या चीज़ें स्टोर रूम में नहीं थी? तो वो फ्रूट्स नहीं थे, स्वीट्स, क्लॉथ्स और टॉयज, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। द वुमेन वॉज सेंडिंग गिफ्ट टू, किसको? एल्डेस्ट को, चिल्ड्रंस को, सेकेंड सन को, ऑल ऑफ देम। किसको वो भेजती थी? तो ऑल ऑफ देम, सभी को, बच्चों को, एल्डेस्ट को, सेकंड सन को, सभी को भेजती थी। वाई यंगेस्ट सन वांटेड, वो चाहता था वो उनके साथ में रहना, ही टू लिव विथ हर मदर, वो अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता था, जो यंगेस्ट सन था। पैसेज नंबर ये लास्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि देयर वाज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज, मैन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत लेजी थे। डिडेंट डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करते थे। एवरी मॉर्निंग दे हैड ब्रेकफास्ट, गैदर ग्रुप्स, स्पेंड डे टेलिंग ईच अदर स्टोरी, सबको एक दूसरे की स्टोरी सुनाते थे। दे रिटर्न होम ओनली लंच एंड डिनर टाइम पे आते थे। वुमेन हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कुक्ड फूड, क्लीन्ड हाउस, जो वुमेन थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। एंड सेंड टू चिल्ड्रंस स्कूल्स, और बच्चों को स्कूल भेजते थे। दे वर्क इन द फील्ड, टुक क्रॉप्स एंड मार्केट मैंगो, महंगे एवरीथिंग्स, एंड दे वर सैड बिकॉज ऑल ऑफ दिस, इस वजह से वो दुखी थे। मार्केट जाते थे, सारा काम करते थे, काम की खेतों में काम करते थे। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड द मैन दे गैदर टू ग्रुप्स, वो क्या करते थे? वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे। दे शेयर द स्टोरीज, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द मैन रिटर्न होम ओनली व्हेन दे वर हंग्री, जो बहुत भूखे रहते थे तभी वो वापस आते थे। इसी तरीके से वाई, व्हाट वाज नॉट इन विलेज, स्कूल के अंदर क्या नहीं था? स्कूल, फ्रेंड्स, फील्ड्स, या चिल्ड्रंस, या फिर रिवर। तो आप कह सकते हो कि वहां पर रिवर, नदी का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। क्वेश्चन है कि अपोजिट वर्ड ऑफ लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, तो एक्टिव का मतलब होता है काफ़ी तेज। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर दिया हुआ है, द वुमेन वो वेरी सैड बिकॉज, क्यों वहाँ पर सैड थी? क्योंकि दे हैड टू डू एवरीथिंग, उनको सारा काम करना होता था, इसलिए वो दुखी थी। चलिए, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो आप चीज़ों को और बेटर वे में कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं
अगले क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की सीरीज में। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।